गांव में हमें रहना बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। गांव का तो कोई साथ नहीं दे रहा है। हमें दुनिया में अब कोई दिखाई ना दे रहा। मारने की धमकी दी जा रही छोटे भाई को। हमारे तो यही दिखाई दे रही है कि हमें तो आगे चल के मौत ही है। हाथरस में पीड़िता का परिवार खौफजदा है। डर से गांव छोड़ देना चाहता है ये परिवार। आखिर क्यों खौफ के साए में पीड़िता का परिवार है, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उस साजिश की कहानी आपको दिखा देते हैं जो हाथरस में रची गई। 100 करोड़ रुपए की ये साजिश बताई जा रही है। देखिए बड़ा खुलासा करने वाली ये रिपोर्ट। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे। हाथरस में कौन कर रहा है साजिश? इंसाफ की आड़ में कौन दंगे कराना चाहता है? किसे खटक रही है यूपी की शांति? क्या है साजिश का 100 करोड़ का कनेक्शन? इस साजिश का हम एक एक करके खुलासा करेंगे। पहले चंद तस्वीरें देखिए। मुजफ्फरनगर का अतीकुर रहमान, बहराइच का मसूद अहमद, यूपी में ही रामपुर का आलम और केरल के मल्लपुरम का सिद्दीकी कप्पन। सोमवार को ये चारों मथुरा में पकड़े गए। इन चारों के पीएफआई से संबंध बताए गए। पीएफआई पर जांच बढ़ी तो सबके होश उड़ गए। हाथरस को जलाने की एक बड़ी साजिश थी। विदेशी पैसे से हाथरस की बोली लग चुकी थी। हाथरस मामले में एक के बाद एक रोज खुलासे हो रहे हैं। सरकारी सूत्रों ने आज ये जानकारी दी कि पीएफआई को इस मामले में 50 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है और ये सब मॉरिशस के रास्ते उन तक पहुंचा है। यही नहीं, अब तक हाथरस के बहाने पीएफआई और उस जैसी दूसरी संगठनों को तकरीबन 100 करोड़ की फंडिंग की जा चुकी है। 100 करोड़ की कुल फंडिंग, अकेले मॉरिशस से 50 करोड़ रुपए। इतनी रकम का करना क्या था? प्लान बहुत खतरनाक था। हाथरस में न्याय दिलाने की आड़ में माहौल बिगाड़ना था। हाथरस केस के बहाने जाति संघर्ष का बारूद सुलगाना था। लोगों को भड़काकर जातियों के टकराव को बड़ा करना था। जातियों के टकराव को बढ़ाकर हाथरस में दंगे करवाना था। हाथरस में हिंसा होती तो पहले पश्चिमी यूपी, फिर पूरा यूपी इसकी चपेट में आता। फिर वही दिखता जो दिल्ली में दिखा था, जो बेंगलुरु में दिखा था। फिर वही दिखता जो सीएए प्रोटेस्ट के नाम पर यूपी में भी दिखा था। इन सभी मामलों में पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों का नाम था। हाथरस में भी उसी का नाम आया। यूपी सरकार को पहले ही दिन से संदेह था, हाथरस का माहौल बिगाड़ा जा रहा है। इससे पहले यूपी सरकार ने कहा कि तमाम ऐसी वेबसाइट्स बनाई गई थी जिसमें ये भड़काऊ बयान पोस्ट किए गए जिससे कि लोगों के बीच में अस्थिरता पैदा हो, धार्मिक उन्माद हो और आपस का जो भाईचारा है वो डिस्टर्ब हो। हाथरस में हिंसा का प्लान बन चुका था। साजिश के सबूत पहले ही आ चुके हैं। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया से तैयारी शुरू हो चुकी थी। जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम जैसी वेबसाइट बनाई गई थी। इससे भी शक हुआ था कि हाथरस में हिंसा का बड़ा प्लान है और इस प्लान के पीछे संगठित लोग शामिल हो सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसी वक्त चेतावनी भी दे दी थी। अपने इन चेहरों को देखा होगा जिन्होंने सीएए के खिलाफ आंदोलन के नाम पर हिंसा करने का प्रयास किया था, जिन्होंने प्रदेश के अंदर विभिन्न स्तर पर अराजकता पैदा करने का प्रयास किया था। और आपने देखा होगा सरकार ने
न केवल उनको बेनकाब किया बल्कि ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने का कार्य भी किया। पीएफआई के गिरफ्तार चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपों और एक्शन पर पीएफआई की सफाई देखिए। The UP government is coming up with all cooked up conspiracy theories and trying to link Popular Front of India. This is not the first time they have tried to link Popular Front, but even previously they have done, and they have failed miserably in the court. So Popular Front of India strongly condemns this attempt, and again the UP government says that there is an attempt to defame Yogi and the UP government. So I would like to say there is nothing left to defame. The entire world knows that there is no need to defame the government because they have been ashamed. They have been ashamed all over the world. लेकिन पीएफआई पर सवाल इसीलिए भी है क्योंकि बार बार हिंसा के मामलों में इसी संगठन का नाम आता है और इसे बैन करने की मांग उठती रही है। हाथरस से श्वेता सिंह, लखनऊ से कुमार अभिषेक और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। 100 करोड़ की इंटरनेशनल साजिश, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो संवाददाता मौजूद हैं। हाथरस से मौजूद है हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह, लखनऊ से कुमार अभिषेक जुड़ गए हैं। साजिश की कड़ियों पर बात करने से पहले हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। हाथरस आपको लिए चलेंगे क्योंकि पीड़ित परिवार के बीच आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह है। जितेंद्र, एक नई सुबह है लेकिन इसके बावजूद हाथरस का पीड़ित परिवार अब भी असुरक्षित महसूस कर रहा है। उनकी सहमति से सीसीटीवी लगाए गए, वहां पर उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन फिर भी क्यों परिवार खौफजदा है? देखिए, परिवार वालों में इस बात का अभी भी डर सता रहा है कि उनको अगर यहाँ पर पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से जब तक रहेगी तब तक ही उनको सुरक्षा मिलती रहेगी। लेकिन जहां तक बात करें कि प्रशासन ने, तो उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने यहाँ पर पूरी सुरक्षा दे दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था कि परिवार वाले जो पीड़ित परिवार हैं उन लोगों को सुरक्षा का आभास होना चाहिए और पूरी सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर ऐसी सुरक्षा दी गई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि जो बाहरी सर्कल है यहाँ पर पीएसी चारों तरफ रहेगी, जिसमें 18 पीएसी के जवान लगाए गए हैं। इसके अलावा जो पूरा एरिया है उसको सीसीटीवी कैमरे में यहां पर पूरी तरीके से आपको दिखाना चाहेंगे कि लगा दिया गया है। घर के बाहर तो सीसीटीवी कैमरे लगे ही हैं, घर के अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसका सीधा और साफ मकसद नेहा यह है कि अगर कोई अवांछित तत्व या फिर कोई बैड एलिमेंट यहां आने की कोशिश करता है तो उस पर कड़ी नजर रखी जाए, पूरी निगरानी रखी जाए। ऐसे ही यहां पर मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर के अंदर ना जा सके। तो इस तरीके की पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश के गृह विभाग की तरफ से किया गया है और यह बताया जा रहा है कि सुरक्षा ऐसी होगी जिससे कि परिवार वालों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। यहां पर आप देखिए पूरे पुलिस प्रशासन के लोग पूरी तरीके से यहां पर मुस्तैद हैं, बैठे हुए हैं और पूरा ये गैलरी जो घर की तरफ जाता है यहां पर सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो परिवार के सदस्यों का। लेकिन परिवार वालों से जो कल हमारी बातचीत हुई थी उनका यह कहना है कि उनको धमकी मिल रही है, उनको ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस बात को लेकर के जो लोकल प्रशासन है उसके पास भी जानकारी दी गई है और लोकल प्रशासन लगातार परिवार वालों से टच में है कि उनको किसी भी तरीके की दिक्कत न हो और इसी बात को लेकर के सुरक्षा यहां पर ज्यादा बढ़ा दी गई है। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुमार, आप ही ने उस वेबसाइट का खुलासा किया था जिसके जरिए हाथरस में दंगा भड़काने की साजिश रची गई, लेकिन पीएफआई के महासचिव को हमने सुना साफ तौर पर सारे एलिगेशन, सारे आरोपों को वो डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पीएफआई को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ऐसे में जब वेबसाइट के तार मॉरिशस तक जुड़ गए हैं, वहां से फंडिंग की बात की जा रही है, बहुत सारे ऐसे बेनाम लोग होंगे, कई बेचेहरे लोग होंगे जो वेबसाइट से जुड़े होंगे जिन्हें अब ट्रेस कर पाना लगभग नामुमकिन हो गया होगा। बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से इसकी जांच शुरू हुई है, जिस तरीके से इसकी जांच इस वक्त चल रही है, बहुत सारे खुलासे इसमें होने वाले हैं। ये वेबसाइट महज कुछ घंटों के लिए यानी कि तकरीबन 24 से 36 घंटों तक ही चला जैसी हमारी जानकारी थी और उसी दौरान कई हजार लोग इसमें जुड़ चुके थे और वही जो तफ्तीश शुरू हुई उसके बाद इसके कई लिंक्स निकल करके आए। ये जो 4 लोग इस वक्त गिरफ्तार हैं, माना जा रहा है कि इन पर गंभीर धाराओं में इनके ऊपर केस भी दर्ज हुआ है, इनका इंटरोगेशन भी शुरू हुआ है और यही माना जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से कि ये लोग मास्टरमाइंड हो सकते हैं। लेकिन
सरकार को इस बात को और जांच एजेंसियों को इस बात को प्रूफ करना ही पड़ेगा कोर्ट में कि इन लोगों ने ही इसे अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में अगर आप याद करें तो एनटीसीए प्रोटेस्ट के दौरान भी पीएफआई का नाम आया था, बाकायदा कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उस वक्त भी पीएफआई ने इस बात से इनकार किया था। लेकिन ये संगठन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ऐसी जांच एजेंसियां लगातार कहती रही हैं और इस मामले में भी जांच एजेंसियों ने साफ तौर पर कहा है कि पीएफआई का इसमें हाथ है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार 3 दिनों में अपनी बात खुल करके रखी है, उसके साथ ये भी जुड़ता जा रहा है कि इसके पीछे की एक बड़ी साजिश थी। मैं थोड़ा जितेंद्र के बात को बढ़ाना चाहूंगा, जिसमें परिवार की बात की गई है। कल 2 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को भेजा गया है, शलभ माथुर और राजीव कृष्णा को हाथरस, और ये दोनों अधिकारी खास करके परिवार की सुरक्षा देखेंगे। इनके जिम्मे परिवार की सुरक्षा भी होगी। तो जो सुरक्षा वहां तैयार की गई है, उसके अलावा एक बहुत सीनियर आईपीएस अधिकारी को उस परिवार की सुरक्षा की जिम्मा दिया जा रहा है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। कुमार अभिषेक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कि एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं वेबसाइट की बात सामने आ गई और साजिश को विफल कर दिया गया। तो हाथरस के पीड़ित परिवार ने सुरक्षा की मांग की थी, ये सुरक्षा उन्हें मुहैया करा दी गई है, लेकिन पीड़िता का परिवार अब भी खौफजदा है और गांव छोड़कर जाना चाहता है। हालांकि परिवार की सुरक्षा के लिए परिवार के सभी सदस्यों को यूपी सरकार के बॉडीगार्ड्स मुहैया कराए गए हैं। घर के बाहर सीसीटीवी लगाया गया है, मेटल डिटेक्टर्स भी लगाए गए। दीवारों पर, छतों पर, गलियों में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर, भारी पुलिस बल, ये सब इंतजाम है हाथरस की पीड़िता के परिवार की सुरक्षा के लिए। आज तक पर एक्सक्लूसिव बातचीत में पीड़िता के परिवार ने अपने दिलो दिमाग पर छाए खौफ का बयान किया था, दूसरे पक्ष पर धमकी देने का आरोप लगाया था। गांव का हालात अब इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि पूरा सब लोग इकट्ठे होकर दबाव पूरी तरह से हम कर रहे हैं, हर तरीका से मोड़ दे रहे हैं। तो इस गांव में हमें रहना बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हर तरीका से तरह तरह के अफवाह उड़ा रहे हैं, ऊपर से ऊपर मारने की धमकी दी जा रही छोटे भाई को। पीड़िता के परिवार का कहना है कि हालात ऐसे हो चुके हैं कि उन्हें कोई चाय पानी भी नहीं पूछता। गांव का तो कोई साथ नहीं दे रहा है। गांव के लोगों ने ये भी नहीं सोची कि लड़की की मौत हो गई है, चलिए लड़की की मौत हो गई तो अंतिम संस्कार कैसे गया, वो यहाँ पे एक भी नहीं आया पूछने के लिए आप भूखे हो, प्यासे हो, कैसे रह रहे हो। कोई भी चाय तक के लिए नहीं पूछने आया यहाँ पे। उनको पता है कि आदमी कैसा था प्रकाश, उनके बच्चे कैसे थे और ऐसा उनके साथ हुआ कैसे, ये लोग पूछने भी नहीं आए गांव के। डर और अपने ही गांव में अलग थलग किए जाने से पैदा हुई हताशा का आलम ये है कि पीड़ित परिवार अब गांव छोड़ने तक की सोचने लगा है। हमारे सामने तो बाबूजी हमें दुनिया में अब कोई दिखाई ना दे रहा, क्योंकि हमारे तो यही दिखाई दे रही है कि हमें तो आगे चल के मौत ही है, क्योंकि हमारी बेटी को जिंदगी इतने पार कर दी, फिर बाकी बाद में न तो कागज हमारी बेटी को हमें अंतिम संस्कार भी कराए, तो कम से कम अब हमें कैसे संतुष्टि हो। हाँ, सोच रहे हैं कि कहीं हम अपनों को नाते रिश्तेदारी में या कहीं अपनों देखेंगे, अपने 2 रोटी को साधन तो बनाना पड़ेगा। एक पिता के लिए कितना मुश्किल है, ये बहुत कड़ी समस्या है बाबूजी। परिवार की तरफ से डर का इजहार सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। इलाके को सीसीटीवी कैमरे, मेटल डिटेक्टर और पुलिस बल से भर दिया गया, जहां पीड़ित परिवार रहता है। इन तमाम कवायदों के बाद परिवार ने भी इंतजाम पर संतोष जाहिर किया है। ये भी निगरानी में रहेंगे, जो कि आता नहीं जाता है, कौन संदिग्ध है कौन है, सबको जानकारी देख के पता को आ जाएगा। ये सही है। आप लोग अभी तक की सुरक्षा से अब संतुष्ट हैं? सुरक्षा ठीक है? हाँ, सुरक्षा ठीक है। जो भी आएगा, जो भी बाहर से आ सकता है या कहीं से भी, तो वो उसमें पता चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सरकार की तरफ से हाथरस के पीड़ित परिवार के हर सदस्य को 24 घंटे 2-2 बॉडीगार्ड की सुरक्षा मिली हुई है। इसके अलावा बूलगढ़ी गांव में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। इसके तहत 24 घंटे परिवार के हर एक सदस्य को 2 बॉडीगार्ड घर के बाहर
1.5 सेक्शन PAC यानी 18 जवान, घर के अंदर एक गार्ड जिसमें एक हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल और 2 महिला कांस्टेबल। घर के बाहर गांव में एक गार्ड यानी 4 कांस्टेबल और 2 महिला जवान। घर के द्वार पर 2 सब इंस्पेक्टर 24 घंटे तैनात रहेंगे जो आने वाले हर व्यक्ति का नाम और पता लिखेंगे। घर में प्रवेश पर मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है। एक मेटल डिटेक्टर इंस्टॉल किया गया है ताकि परिवार में जो भी हो पहले उसके अच्छी कोई भी जाने का प्रयास करे उसके अच्छे से जांच हो सके, और साथ ही साथ परिवार के कंसेंट, उनकी अनुमति के बाद ही यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पे CCTV लगवाए जा रहे हैं, और ताकि अगर कोई ऐसा तो ना हो कि अनाधिकृत रूप से कोई उनके घर में घुसने का प्रयास करे। आरोपियों के समर्थन में इलाके में 2 बार पंचायत हो चुकी है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर स्याही फेंकने की घटना हुई। परिवार को धमकियां मिली। यही वजह है कि पीड़ित परिवार के मन में खौफ बैठ चुका है। हालांकि इन सुरक्षा इंतजामों से जाहिर है कि सरकार भी परिवार को आश्वस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। हाथरस से राजेश सिंगल, कुणाल कुमार और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और इस पूरे मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इन आरोपियों ने अब जेल के अंदर से पुलिस प्रशासन को चिट्ठी लिखी है। हाथरस मामले में आरोपियों ने SP को ये चिट्ठी भेजी है जिसमें आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है। आरोपियों ने चिट्ठी में ये लिखा कि पीड़ित लड़की के साथ उनकी दोस्ती थी, फोन पर उनकी बात होती थी, लेकिन पीड़िता के घर वालों को ये पसंद नहीं था। वारदात वाले दिन भी खेत में पीड़िता से मुलाकात हुई, लेकिन उसकी मां और भाई के कहने पर वो लोग यानी कि आरोपी अपने घर लौट गए। आरोपियों के मुताबिक गांव लौटने पर यह मालूम चला कि पीड़िता को उसके भाई और मां ने पीटा है और इल्जाम आरोपियों पर लगा दिया है। अब ये सारी डिटेल्स इस चिट्ठी में लिखी गई हैं और SP को ये चिट्ठी आरोपियों की तरफ से लिखी गई है। ये कहा जा रहा है आरोपियों की तरफ से कि उन्हें फंसाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया है। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, ये जो बातें आरोपियों ने अपने इस पत्र में कही हैं, ये वो थ्योरी है जो लगातार सामने आई है और ये कहा गया है कि अगर पीड़िता के परिवार और जो आरोपी है उसके बीच फोन कॉल पर बात हो रही थी, यानी कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि वो लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे और बातचीत होती थी। देखिए नेहा, CDR जो कि बेहद अहम होता है किसी भी जांच में, तो CDR की अगर हम लोगों ने जो रिपोर्ट देखी है उसमें एक बात तो तय थी कि दोनों परिवार एक दूसरे से संपर्क में थे। दोनों संदीप के नाम से ये नंबर थे, एक पीड़िता का भाई और दूसरा जो आरोपी है। तो जो CDR है 6 महीने की CDR थी जो कि अक्टूबर से लेके मार्च तक का था, तो उसमें तो बिल्कुल ये साफ था। लेकिन अब ये एक नई चिट्ठी सामने आई है। दरअसल ये चिट्ठी जेल के भीतर से इन चारों आरोपियों ने हाथरस के SP को लिखी है और उन्होंने उसमें खुद को निर्दोष बताया है, तफसील से इस घटना की जानकारी दी है। लेकिन ये तमाम चीजें फिलहाल जांच एजेंसियों के पास जाएंगी। इस चिट्ठी के आधार पर किसी को निर्दोष या दोषी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब ये चिट्ठी भी इस जांच का हिस्सा हो सकती है। 3 दिन पहले जेल के भीतर जाकर के पुलिस वालों ने बकायदा मुलाकात की थी और इस जांच में इस जांच के दौरान ही मुलाकात भी की थी। एक बात और आपको बता दूं कि ये जो 4 लोग जो PFI के संदिग्ध पकड़े गए हैं उन पर भी गंभीर धाराएं UAPA के एक्ट लगाए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक तरफ जो परिवार है वो खौफजदा है, वो रहना नहीं चाहता, दूसरी तरफ जो आरोपी हैं उनकी चिट्ठी सामने आती है, सार्वजनिक हो रही है, और तीसरी तरफ ये कि PFI पर अब गंभीर धाराओं में PFI से के जो पकड़े गए संदिग्ध लोग हैं उन पर UAPA के तहत मामला भी दर्ज हुआ है। तो अभी ये मामला कुछ इस कदर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह भी इस वक्त हाथरस से हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, आपने कल भी पीड़िता के परिवार से बात करी थी और CDR का हवाला दिया था। आपने कहा था कि पीड़िता के परिवार और संदीप जो कि आरोपी है उनके बीच बातचीत हो रही थी। अब संदीप और उसके 3 साथियों ने चिट्ठी लिखकर अपने आप को निर्दोष बताया है। उन्होंने कहा कि दरअसल लड़की को उसके मां और भाई ने ही पीटा था। हालांकि कॉल डिटेल्स को लेकर परिवार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था आपको कल ही। बिल्कुल नेहा, कॉल डिटेल्स को लेकर के परिवार की तरफ से ये रुख साफ कर दिया गया था कि फोन नंबर तो इन्हीं का है, फोन इनके पिताजी के पास
करीब 20 से 25 सालों से है, लेकिन इन्होंने कोई बातचीत नहीं की। परिवार वालों का, जो पीड़ित परिवार है, उनका यह कहना कि अगर कोई कॉल रिकॉर्डिंग है तो हमें सुनाया जाए। उनकी तरफ से इस तरीके की बात की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से आरोपियों ने चिट्ठी लिखी है एसपी को, इससे यह साबित हो रहा है कि वो लोग भी अपनी दलीलें देने में जुटे हुए हैं। लेकिन एक तरफ जहां इंसाफ की यहां पर मांग की जा रही है, कहा जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि उनको निष्पक्ष जांच चाहिए। तो इस तरीके की बातें सामने आने लगी हैं। लेकिन अक्टूबर 2019 से लेकर के मार्च 2020 तक जो सीडीआर मिला है उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है, और ये जो जांच एजेंसियां हैं उन जांच एजेंसियों के पास इस तरीके की जानकारी जाएगी। उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर किस तरीके से इन लोगों की बातचीत होती थी और किस तरीके से ये लोग इस तरीके से दोनों परिवारों में जो पीड़ित परिवार है और आरोपी परिवार आपस में बातचीत करते थे। आप लगातार परिवार के संपर्क में है, परिवार लगातार अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा था जो कि मुहैया करा दी गई है। इसके बावजूद परिवार गांव छोड़ने तक की बात कर रहा है। हालांकि ऐसा संभव नहीं, क्योंकि जांच अभी भी चल रही है, उनसे पूछताछ भी की जाएगी, एसआईटी को भी मोहलत दी गई है। ऐसे में क्यों ऐसा डर लग रहा है परिवार वालों को कि उन्हें गांव में नहीं रहना चाहिए, यहां वो असुरक्षित है? देखिए, परिवार वालों को इस बात का खौफ इस वक्त सता रहा है, क्योंकि जो आसपास के गांव हैं, चाहे ये बुलगढ़ी गांव है या फिर इसके अलावा दूसरी जगहों पर, कई जगहों पर पंचायतें हुई हैं। हालांकि जो प्रशासन है, जो यहाँ के एसडीएम है, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका ये कहना था कि ऐसी पंचायतों को रोका जा रहा है, ये पंचायत नहीं होनी चाहिए। तो परिवार वालों को इस तरीके की खबरें भी आ रही हैं, जिसके जरिए उनमें एक तरीके की आशंका व्याप्त हो रही है कि किस तरीके से वो लोग सुरक्षित रहेंगे। और इसी आशंका को दूर करते हुए यहाँ की जो लोकल प्रशासन है उन्होंने सुरक्षा भी दी है, लेकिन जब तक भरोसा नहीं होगा परिवार वालों को कि उनको किस तरीके से सुरक्षा यहाँ पर दी जाएगी और किस तरीके से आगे वो लोग यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे, तभी उन लोगों को इस सुरक्षा का एहसास भी होगा और वो अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित महसूस करेंगे। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे हाथरस ग्राउंड जीरो से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुमार अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आज भारतीय वायुसेना का 88वां स्थापना दिवस है। देश के वायुवीर इस वक्त दिल्ली से सटे गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे हैं। एयर शो में 56 एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें राफेल भी शामिल है। और इसके अलावा जैगुआर, तेजस, सुखोई, मिराज विमानों का भी पराक्रम देखने को मिलेगा। सरहद पर चीन और पाकिस्तान के बीच तनाव में ही आसमान में वायु सैनिकों के पराक्रम की तस्वीर बड़ा संदेश लेकर आएगी। दोनों पड़ोसियों के लिए ये एक बड़ा और सख्त संदेश है कि वो कोई हिमाकत ना करे। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक संदेश जारी किया है। ग्रुप कैप्टन आशीष श्रीवास्तव, वायुसेना मेडल। हिंडन एयरबेस की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ दिनों से ड्रेस रिहर्सल भी चल रहा था, लेकिन आज पराक्रम का फुल एंड फाइनल शो होगा, क्योंकि आज ही 88वां स्थापना दिवस है। वायुसेना के वीर योद्धाओं को प्रधानमंत्री ने भी बधाई भेजी है संदेश के जरिए। तो आसमान में गरजेगा राफेल, सुखोई और तमाम वो विमान जो भारतीय वायुसेना की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। ग्रुप कैप्टन यशपाल सिंह नेगी, वायुवीरों को बधाई संदेश प्रधानमंत्री ने भेजा है, वो आपको सुनवा देते हैं। कैप्टन नितिन यशवंत पाटिल। 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा है। हम भारतवासी हमारे सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा गौरव और आदर का भाव रखते हैं। चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमारे जवानों का साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान हर देशवासी उनको सलाम करता है। 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की जिंदगी जी सके, इसलिए वो अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर देता है। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं।
तो वायुसेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी, सलाम किया अपने इस ऑडियो संदेश के जरिए। और इस वक्त हिंडन एयरबेस की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहां पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इस वक्त सम्मानित किया जा रहा है। तमाम एयरफोर्स से जुड़े अधिकारी आज 88वें एयरफोर्स डे के मौके पर हिंडन एयरबेस में मौजूद हैं। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। मंजीत, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि इस दिन का इंतजार हर एयरफोर्स के अधिकारी को होता है कि एयरफोर्स डे होगा, इस तरीके से पूरा कार्यक्रम चलेगा और बेहद भव्य ये पूरा समारोह। देखिए नेहा, इस बात खास बात यह है कि इस वक्त जो जिन फाइटर पायलट और बाकी अधिकारियों को सम्मान किया जा रहा है, उनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। ऐसे पायलट हैं जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान वहां पर पाकिस्तान के जो आतंकी कैंप थे उनको नेस्तनाबूद करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनका भी VSN और दूसरे जो सम्मान है वायुसेना के सेना मेडल, उनसे वायुसेना प्रमुख ने उनको सम्मानित किया है। तो एक बड़ा मौका उनके लिए खासतौर से जिन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी कैंपों को निशाना बनाया, उनका इस वक्त सम्मान चल रहा होगा। और अब थोड़ी देर बाद वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल RK भदौरिया यहाँ पर जो मौजूद हैं एयर वॉरियर, उनको संबोधित करेंगे। और इस वक्त जिस तरह के हालात सरहद पर हैं, खासतौर से चीन से, तो उम्मीद की जा रही है कि निश्चित तौर पर वायुसेना की जो मारक क्षमता है और जिस तरह की चीजें हैं उसको लेकर भी वायुसेना प्रमुख अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मंजीत हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में जो पायलट शामिल थे उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है और अब ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हर साल आज ही के दिन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। इस बार 88वां ये स्थापना दिवस है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑडियो संदेश दिया है और सभी वायुवीरों को बधाई भेजी है। आपको याद होगा सुशांत मामले में अपनी बयानबाजी से सुर्खियों में आए थे बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे। अब चुनावी हसरतें उनकी चकनाचूर हो चुकी हैं क्योंकि JDU से उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए टिकट ही नहीं मिल पाया। खाकी छोड़कर खादी का दामन थामने वाले बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे की सियासी उम्मीदों पर पानी फिर गया। DGP के पद पर रहते हुए अपनी दबंग छवि बनाकर उन्होंने सियासी राह पकड़ने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं। गुप्तेश्वर पांडे बक्सर सीट से JDU का टिकट मिलने की आस लगाए बैठे थे। पांडे जी लगातार इशारों में बक्सर से चुनाव लड़ने की मंशा भी जाहिर कर चुके थे। गुप्तेश्वर पांडे को VRS लेने की जरूरत पड़ गई। SSR केस से इसको क्यों टैग करते हैं? आप अपने से कहूंगा तो बुरा लगेगा अंजना, लेकिन जो लोग बिहार के हैं वो जानते हैं कि गुप्तेश्वर पांडे को अगर चुनाव बिहार में लड़ना हो तो ऐसे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। गुप्तेश्वर पांडे को जनता इतना प्यार करती है कि कहीं से भी अगर चुनाव में जाना चाहे तो जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए JDU के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई तो गुप्तेश्वर पांडे का लिस्ट से पत्ता कट गया। JDU की लिस्ट में गुप्तेश्वर पांडे का नाम नहीं दिखा। बक्सर की सीट BJP के खाते में चली गई। जब JDU ने उनके नाम की घोषणा नहीं की तो कयास लगाए जाने लगे कि BJP बक्सर से उन्हें चुनाव लड़वा सकती है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। BJP ने बक्सर से परशुराम चतुर्वेदी को मैदान में उतार दिया। इसके बाद सब सोचने लगे कि पांडे जी का आखिर क्या होगा, अब वो अगला क्या कदम उठाएंगे। इस बीच उनका फेसबुक पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा कि अपने अनेक शुभ चिंतकों के फोन से परेशान, मैं उनकी चिंता और परेशानी भी समझता हूँ। मेरे सेवा मुक्त होने के बाद सबको उम्मीद थी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन मैं इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा। हताश निराश होने की कोई बात नहीं है। धीरज रखें, मेरा जीवन संघर्ष में ही बीता है। मैं जीवन भर जनता की सेवा में रहूंगा। कृपया धीरज रखें और मुझे फोन नहीं करें। बिहार की जनता को मेरा जीवन समर्पित है। अपनी जन्मभूमि बक्सर की धरती और वहाँ के सभी जाति मजहब के सभी बड़े छोटे भाई बहनों, माताओं और नौजवानों को मेरा पैर छूकर प्रणाम। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद गुप्तेश्वर पांडे अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आए थे। इसके बाद उन्होंने DGP के पद से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे 11 साल पहले भी एक बार नौकरी छोड़ चुके थे। अब देखना ये होगा
कि गुप्तेश्वर पांडे का अगला स्टैंड क्या होगा। आज तक ब्यूरो।